इंडिया लड़ी तो सही एंड तक, जितने रिसोर्सेज थे सारे, अ, आप ये समझ लीजिए कि इससे ज़्यादा शायद इस टेस्ट मैच में हम नहीं कर सकते थे। बेटर चीज़ें बहुत हो सकती थी और डिसीजंस बहुत सारे ऐसे थे जो सही हो सकते थे कैप्टन की तरफ से स्पेशली। बट जो ग्रिट और डिटर्मिनेशन और जो फाइट बैक हमने दिखाया, जो रेजिलियंस हमने दिखाया थ्रू आउट दिस टेस्ट मैच, जो दूसरे दिन के पहले सेशन में जो खेल हमने खेला था उसके बाद यहाँ तक पहुंचना, ये एक चैंपियन टीम के अलावा कोई नहीं कर सकता है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू न्यूजीलैंड टीम। 36 साल बाद उन्होंने इंडिया में आके कोई टेस्ट मैच जीता है। लास्ट टाइम दे वॉन इन 1988, तो बहुत अरसा हो गया है उन्होंने उनको टेस्ट मैच जीते हुए। सो शायद से यही लिखा हुआ था उनके लिए कि न्यूजीलैंड ये टेस्ट मैच फाइनली जीतने वाला है यहाँ पे, और वो भी उन्होंने ये कारनामा किया है विदाउट इवन देयर स्टार प्लेयर केन विलियमसन, वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर। बट इंडिया के लिए अगर बहुत सारी चीजें बात की जाए तो मैं ये मानूंगा कि हारना भी जरूरी है, हार बर्दाश्त भी करनी आनी चाहिए आपको, स्पेशली जब आप घर पे खेल रहे हो और आपको कोई आसानी से हरा नहीं सकता। और जब जब इस टीम को किसी टीम ने आके यहाँ पे हराया है तो ये टीम, आप यूं देख लीजिए, डबल ट्रिपल होके नेक्स्ट मैच में आई है, डबल ट्रिपल तैयारी के साथ आई है, एक अलग लेवल पे खेले हैं। उसके बाद चाहे वो इंग्लैंड ने हमें हराया हो लास्ट टूर जब किया था पहला टेस्ट मैच, उसके बाद हमने उनको 3-1 हराया। अभी इसी ईयर पहले आए थे तो पहला मैच उन्होंने हराया हमें, फिर उसके बाद हमने 4-1 हराया उनको। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया जब 2016-17 में हराया था तब ऑस्ट्रेलिया ने हमें हराया, फिर हमने सीरीज ओवरटर्न की। सो उसके बाद हम देखोगे आप, लास्ट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हम 36 ऑल आउट हुए, उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया का हश्र हुआ वो तो सबको पता ही है। ये बट बात अगर की जाए फाइट बैक की, रेजिलियंस की, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मुझे ऐसा लगता है। जो स्पिरिट हमने दिखाया है और जो गेम हमने दिखाया है और जो माइंडसेट के साथ हम खेले हैं इस टेस्ट मैच में, थ्रू आउट दिस टेस्ट मैच, मतलब शोल्डर ड्रॉप हो जाते हैं। और मैं बोलूंगा कोई भी टीम यहाँ पे होती, शोल्डर ड्रॉप हो जाते हैं। आप एक बार 46 पे ऑल आउट हो जाते हो, फिर आपका बॉलिंग में ही बहुत कुछ, एक छोटा सा कमबैक जरूर आता है, लेकिन उसके बाद फिर सेटबैक पे सेटबैक हुए। आप ये देखिए कि पहले 180 पे 3, फिर एक अच्छा सा कमबैक, वो 3-4 जल्दी विकेट मिले, फिर वो वहां से जो सेकंड सेटबैक हुआ कि जो साउथी और सचिन रविंद्र की पार्टनरशिप थी, फिर वहां से भी उभरे। उसके बाद बैटिंग में रन बनाते चले गए आप, साथ के सारे टॉप ऑर्डर्स ने चिप इन किया, एटलीस्ट ट्राई किया उन्होंने। बट अगर थोड़ा सा भी साथ हमारा मिडल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर दिया होता सरफराज या ऋषभ पंत की उस पार्टनरशिप का, तो शायद से ये रिजल्ट भी कुछ और हो सकता था। अब हम ये बोलेंगे कि जी हमने 100 रन में भी 2 विकेट लिए, तो क्या पता 200 रन होते तो 4-5 ले लेते, बट हम मैच तो नहीं जीतते। नहीं, ऐसा नहीं था। 200 सवा 200 का प्रेशर अलग होता, फिर न्यूजीलैंड भी गलती करता। अब उनको पता जिस हिसाब से उन्होंने नई बॉल खेली, वो मतलब बिल्कुल ही वो डेड बैट खेल रहे थे। उनको पता था कि ये 10-12 ओवर निकालने इन दोनों तेज गेंदबाजों के, उसके बाद मैच हमसे कोई छीन ही नहीं सकता। वहीं अगर 200-250 रन भी होते तो हमारे स्पिनर्स भी प्ले में आते, फिर आसान नहीं होता न्यूजीलैंड के लिए। हालांकि बहुत मुश्किल होता है इंडिया के लिए मैच जीतना, बट एटलीस्ट हम ये मैच हारते नहीं, फिर ये तो ऑलमोस्ट श्योरिटी थी। अगर या तो फिर ये, बट खैर क्योंकि परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी रही हमारी सेकंड पारी में, चाहे वो सरफराज खान हो जाए या ऋषभ पंत ने ऑलमोस्ट थ्रू आउट द सेकेंड इनिंग एक पैर पे बल्लेबाजी की है उस बंदे ने। नी बहुत ज्यादा पेन होने के बावजूद बड़े शॉट्स लगाए, रनिंग बिटवीन द विकेट हो नहीं रही थी, फिर भी ऑलमोस्ट सेंचुरी कर दी थी उस प्लेयर ने। 177 की पार्टनरशिप सरफराज के साथ। सो बहुत सारे सेटबैक्स लगे इस टेस्ट मैच में इंडिया को, चाहे वो पहला 46 का ऑल आउट हो जाना, उसके बाद वो फिर कॉनवे और लेथम की पार्टनरशिप, कॉनवे और विलियम की पार्टनरशिप, फिर सऊदी सचिन रविंद्र की पार्टनरशिप, फिर वो रोहित शर्मा का जिस तरह से आउट होना अनलकी,
फिर विराट कोहली का मैच के तीसरे दिन के लास्ट बॉल पे आउट हो जाना, वहां से मोमेंटम फिर से ब्रेक हुआ, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट डे आके आपने फिर से फाइट बैक किया एक और ऑलमोस्ट न्यूजीलैंड को नीचे लगा दिया था। मतलब न्यूजीलैंड के पास कोई आंसर नहीं थे जब सरफराज और ऋषभ पंत खेल रहे थे, बट वो नई बॉल और खराब शॉट मेरे हिसाब से सरफराज का, क्योंकि वहां पे उनको सोचना चाहिए था कि काम अभी आधा भी पूरा नहीं हुआ है। एक तरह से हमने लीड ही सारी जो डेफिसिट थी उसी को साफ किया है उसके बाद नई बॉल के साथ। क्योंकि मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, इस न्यूजीलैंड टीम का बेस्ट चांस आपको हराने का या आपको गेम में पीछे करने का, खुद को आगे करने का एक ही जरिया है, वो है नई बॉल से उनकी फास्ट बॉलिंग। वो वहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए था ऋषभ पंत, सरफराज को। वहां से आप 15-16 ओवर निकालते, ऑलमोस्ट आपने 5 ओवर निकाल दिए थे, 5-6 ओवर और निकालते, फिर से न्यूजीलैंड की उम्मीदें नीचे जाना स्टार्ट होती, फिर स्पिनर्स आते, आप फिर से उन पे अटैक कर सकते थे। ये जो लीड 106 रन की मिली आपको, ये 206 या 260 की भी हो सकती थी। तो वो मेरा मानना है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ब्लेम करेंगे केएल राहुल को, ऋषभ पंत, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन से आप हर मैच में उम्मीद नहीं लगा सकते, खास करके ऐसी कंडीशंस में। बट जडेजा का बहुत ही रेयर डबल फेलियर रहा इंडिया के होम ग्राउंड पे, जब भी उन्होंने टेस्ट मैच खेला है, 2 पारियां आई हैं, उन्होंने एटलीस्ट एक पारी में आपको अच्छा करके दिया है। और केएल राहुल से मैं थोड़ा सा निराश हूँ कि शायद से बेटर कर सकते थे। नई बॉल के वो आदी हैं खेलने के, ओपनर खेले हैं बहुत सालों तक इंडिया के लिए भी, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी। नई बॉल का उनके पास एक्सपीरियंस है, और वही एक्सपीरियंस एक तरह से यूज करने के लिए उनको नंबर 6 पे रखा गया है। क्योंकि सेकंड बॉल का जब टाइम आए तो आपका यही 5 6 4 विकेट गिरे होती है कई बहुत बार। तो वहां पे फिर आपको ये एक्सपीरियंस यूज करने के लिए ही तो आपने केएल राहुल को नंबर 6 पे रखा है। बट और यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत थी आखिर, यहाँ पे अगर आप 30 40 50 रन भी बना जाते ना, सो हीरो बनने का बहुत बड़ा मौका था। इवन 40 रन भी यहाँ पे बहुत ही वाइटल हो सकते थे, एक 70 80 रन की और पार्टनरशिप, और ये मैच कहीं का कहीं जा सकता था। क्योंकि जब तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ तो हमने यही बात की थी कि यहाँ से इंडिया को 2 बड़ी पार्टनरशिप चाहिए, बट हमारे हमारे पास एक ही पार्टनरशिप बहुत बड़ी आ गई थी, ऑलमोस्ट 180 रन की। तो उसके बाद हमें एक पार्टनरशिप सिर्फ 70 80 60 70 रन की और चाहिए थी। तो ये मैच सेट था, फिर हमें 200 210 का टारगेट अगर मिलता तो वहां पे न्यूजीलैंड फंस सकता था। एक और न्यूजीलैंड अगर फंस सकता था तो वो अगर कल का जो दिन था ना, वहां पे 7 8 ओवर हो जाते फास्ट बॉलिंग के, हमें 2 विकेट मिलते, आज फिर से सुबह आके फिर से फास्ट बॉलिंग गेंदबाजी करते, फिर से 2 3 विकेट और मिलते, तो फिर प्रेशर बन जाता न्यूजीलैंड पे। बट वो एक दिन में आप फिर आपको पता ही था 10 12 ओवर होने हैं फास्ट बॉलर से एक रिदम के साथ। फिर भी मैं बोलूंगा हैट्स ऑफ टू यार जसप्रीत बुमराह, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की। हालांकि सिराज ने भी अच्छी की, बट जब आप बुमराह के साथ कोई भी बॉलर गेंदबाजी कर रहा हो तो वो फीका ही नजर आएगा उनके सामने। बट आज कुछ अलग ही लेवल पे थे, ऑलमोस्ट 14th ओवर तक जो 7 ओवर बुमराह ने डाले हैं ना, पैर नहीं चल रहे थे न्यूजीलैंड के। वो बैटर्स जो इन्हीं कंडीशंस में पले बड़े हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतने सालों से वो खेलते आ रहे हैं, वही कौन जो फर्स्ट इनिंग में बहुत ही रूथलेस नजर आ रहे थे, कमांडिंग बैटिंग कर रहे थे वो, मतलब उनका एक नहीं चली उनकी। लास्ट में तंग कर करा के बुमराह ने जो आउट किया, जो सेटअप करके उनको फंसा के, मतलब सपने में आएंगे अभी डेवन कॉनवे के जसप्रीत बुमराह, जिस तरह से आज उन्होंने फेस किया। मतलब लंबी लंबी सांसें ले लेके वो एक एक बॉल फेस कर रहे थे जसप्रीत बुमराह की। इस तरह की ऑलमोस्ट मुसीबत आ पड़ी थी उनपे। और जो गेंदबाजी हुई है यार, गजब की परफॉर्मेंस थी, जितने भी रन थे। क्योंकि इस पिच पे आप फास्ट बॉलिंग से ही कर सकते थे। यहाँ पे अगर थर्ड सीमर भी होता, मैं बोल रहा हूँ 150 160 रन में भी ये मैच आप निकाल सकते थे, इवन इन विद दिस टोटल एज वेल। मतलब यहाँ पे भी आपके पास 3 पेसर होते, फ्रेश रहते, 20 18 20 ओवर तक वो लगातार गेंदबाजी करते, और थोड़ा सा लक हमारे फेवर में आता। मतलब ग्लव्स के लग के फील्डर के पास नहीं जा रहा है, वही इंडिया वाली जो बैटिंग जब आ रही थी तो मतलब फील्डर के हाथ में जो बॉलें जा रही थी, फुल शॉट खेल रहे हो वो भी हाथ में जा रही है, ओवर द कवर खेलने का ट्राई कर रहे हो वो भी हाथ में जा रही है। मतलब इतना वो लक का फैक्टर नहीं मिला इंडियन बैटर्स के साथ। बट यहाँ पे आप देखोगे
वो जो शुरुआती 10-12 ओवर थे, जिस तरह की गेंदबाजी हुई ना, ऑन एनी अदर डे 5-6 विकेट गिर सकती थी। जिस तरह की लेवल की गेंदबाजी हुई, हर ओवर में 3 से 4 बार बैटर्स बीट हो रहे थे। आप टेक्निक कुछ भी बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है, न्यूजीलैंड बैटर्स ने अच्छा संभाला सिचुएशन को, बैटर खेला। एक ही चीज उनके हक में थी, रन्स ज्यादा नहीं थे, तो उन्होंने चांस नहीं लिया बिल्कुल भी। वो शॉट मारने या रन्स बनाने के लिए गए नहीं, उन्होंने बिल्कुल डेड बैट बैटिंग की, अपनी लाइन में पल्ला रखा और बॉलिंग करने दी इंडिया को। सो फाइट तक अच्छा था। और यही हम देखना चाहते हैं यार, कि जब भी इंडिया को इस तरह से चैलेंज किया जाए होम पे या कहीं पे भी, तो इंडिया किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, हमारी टीम किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। ये हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा, इंग्लैंड जब यहाँ पे आई पहला मैच हारने के बाद, फिर उस सीरीज में देखा, उससे पहले भी हम सीरीज में देख चुके हैं। और यहाँ पे तो सीरीज का वेट ही नहीं करना पड़ा, इसी मैच की दूसरी पारी में आपको दिखा दिया कि वाई वी आर चैंपियन, वाई वी आर वन ऑफ द बेस्ट टीम इन टेस्ट क्रिकेट और एनी अदर फॉर्मेट। सो वो वाली चीज आप इस टीम से नहीं छीन सकते, वो चाहे आप कैप्टन रोहित शर्मा से स्टार्ट करो। हाँ, इस मैच में बहुत सारे डिसीजन गलत हुए हैं उनकी तरफ से, चाहे वो थर्ड सीमर का ना खेलना हो, पिच रीड ना कर पाना, टॉस का डिसीजन सही ना हो पाना, उसके बाद फिर बॉलिंग चेंजेस, चाहे वो आज अश्विन को लेट लाए हो, या फिर जब सऊदी और सचिन रविंद्र खेल रहे थे वहां पे, वो जो थोड़े से 2-4 ओवर आप बुमराह या सिराज से करा सकते थे। बहुत सारे सवाल हैं, बट हो जाता है यार, जब आप मतलब एक तरह से सदमा लगता है ना आपको कि यार ये क्या हो गया, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था किसी को भी, जब आपकी टीम 50 से नीचे ऑल आउट हो जाती है। बट एक चीज रोहित शर्मा ने भी बोली और मैं भी बोलना चाहता हूँ कि ये जो टीम है, इस टीम को आप 46 ऑल आउट से डिफाइन नहीं कर सकते। ये गलती ऑस्ट्रेलिया ने भी की थी, ऑस्ट्रेलिया में अपने घर पे, वहां पे ये लग गया था सबको कि ये अभी 4-0 होने वाला है। यहाँ पे विराट कोहली भी घर चले गए हैं, बॉलर्स भी नहीं है इनके पास, सारी आधी से ज्यादा टीम इंजर्ड है। वहां पे सबको गलत साबित किया, और थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। ये सीरीज भी अब 2-1 से इंडिया जीतेगा, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता इंग्लैंड न्यूजीलैंड को कुछ भी यहाँ से, कुछ भी उनके लिए अच्छा होने वाला है, मेरा ऐसा मानना है। अनटिल अनलेस कोई मतलब 2% चांस है, बिल्कुल ही फ्लैट विकेट मिल जाए उनको, या टॉस जीत के वो बल्लेबाजी कर ले 1-1.5 दिन के लिए, वहां से कुछ भी हो सकता है। बट मेरा नहीं ख्याल अब ये इंडिया घायल शेर की तरह वापस आएगा। और अगले दोनों टेस्ट मैच मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड एक तरफा हारने वाला है। और एक टेस्ट मैच तो ऐसा भी हो सकता है कि वो पारी से भी हार सकते हैं 2 टेस्ट मैच में। ऐसे मेरी अभी से लिए थोड़ी जल्दी प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, बट यार ऐसा ही फील हो रहा है, जिस तरह से स्पिनर्स को खेला है टीम इंडिया ने, न्यूजीलैंड ने भी बेटर खेला है। बट वो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है जब आप दूसरी टीम को 46 पे ऑल आउट कर चुके हो पहली पारी में, फिर दूसरी पारी में आपके पास स्कोर नहीं था चेंज करने को। यही आप नेक्स्ट मैच में देखना, इनके हाथ पैर कांपने कांपते हुए नजर आएंगे। ये जो फुटवर्क है, ये ऐसा नहीं नजर आएगा। जो स्वीप शॉट है वो जो एज लग के गैप में जा रही है, वो डेली ऐसे नहीं जाती है, वो फील्डर्स के हाथ में भी जाती है बहुत बार। सो लक का फैक्टर मैं हमेशा मानता हूँ यार, कि इन सब चीजों में थोड़ा बहुत भी अगर लक हमारी साइड होता, क्योंकि जहां जहां पे हमने मोमेंटम गेन करने का ट्राई किया इस टेस्ट मैच में, वहां पे हमें सेटबैक लगा। चाहे वो सऊदी और सचिन रविंद्र की पार्टनरशिप, अब मैच के इस पे बात आ जाते हैं, या उससे पहले आप आ जाओ, यशस्वी जायसवाल ऋषभ पंत अच्छा खेल रहे थे पहली पारी में, जब हम ऑलमोस्ट 30 ऑड स्कोर पे 3 आउट थे हमारे। नई बॉल सी ऑफ कर दी थी, बट वो ब्रेक मिला, फिर से फास्ट बॉलर फ्रेश होके अंदर आए, फिर से उन्होंने विकेट लिए। फिर लंच ब्रेक हुआ, फिर से फास्ट बॉलर्स अंदर आए, फिर से उन्होंने वो विकेट्स लिए। सो वहां पे चीजें न्यूजीलैंड के हक में गई, इंडिया के अगेंस्ट गई। फिर जब पार्टनरशिप जो हुई सऊदी और सचिन रविंद्र की, उससे पहले इंडिया ने ऑलमोस्ट एक अच्छा कमबैक कर लिया था, वहां से ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड 210 220 की लीड ले पाएगा। और वहां से एक ऐसी फीलिंग आ रही थी यार कि इंडिया 400 450 अगर यहाँ से बनाए तो अच्छा मैच बन सकता है। बट वो मैच बहुत ज्यादा दूर चला गया वहां से। थोड़ी बहुत देर बचे सऊदी, उसके बाद वो सरवाइव किए और वो अच्छी पारी खेली उन्होंने, नो डाउट। डू नॉट वांट टू टेक क्रेडिट अवे फ्रॉम न्यूजीलैंड। अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने, अच्छी गेंदबाजी की, और सबसे ऊपर जो हाई क्वालिटी चीज रही उनकी, वो उनकी फील्डिंग, जिससे उन्होंने मैच पलटा पहली पारी में, या अपने फेवर में वो मैच किया।
उसके बाद जब आप दूसरी पारी में देखोगे रोहित शर्मा का आउट हो जाना, फिर मोमेंटम शिफ्ट हो गया था ऑलमोस्ट। इंडिया हायर नोट पे डे खत्म कर रहा था, डे 3 वहां पे विराट कोहली का लास्ट बॉल पे आउट होना। मतलब न्यूजीलैंड जैसे ही थोड़ा सा शेक कर रहा था, हिलने का थोड़ा सा भी ऐसे हो रहा था, वहीं पे एक चीज उनकी फेवर में आ रही थी। फिर वो नेक्स्ट डे चाहे वो सरफराज खान का शॉट हो जाना, फिर ऋषभ पंत की वो आ, इनसाइड एज लग के वो थोड़ा सा एक जो बेल गिरी उनकी, मतलब वो भी सेंचुरी मिस कर दिया उन्होंने। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। उसके अलावा फिर जो आपका कल के दिन में शाम को जो लाइट वाला जो सिनारियो हुआ, इंडियन प्लेयर्स बोल रहे थे लाइट इनफ है, लैथम ने बहाना बना लिया था, उनको पता था भाई यहाँ बॉल नहीं दिखने वाली 8-10 ओवर और मुश्किल हो सकता है हमारे लिए। फिर उनका ये भी था कि अभी 8-10 ओवर ये कर जाएंगे और 2-3 अगर विकेट मिल गई, कल फिर यही दोनों बॉलर आएंगे, फिर से 2-3 विकेट लेंगे तो मैच जा सकता है। सो वो वाली चीज भी फिर उनके हक में गई। फिर तो ये मैच खत्म ही था। एक ही चीज इस मैच को बचा सकती थी, वो थी बारिश। वो आ जाती तो टाई हो जाता, वरना इंडिया का जीतने का तो चांस बहुत कम नजर आ रहा था। बट फिर भी आज जिस हिसाब से आज पहले 1-1.5 घंटे में हमने 1.5 घंटे ऑलमोस्ट जो एफर्ट डाले हैं, चाहे वो फील्डिंग में हो जाए, मतलब पूरी जान झोंक रखी थी हमने। इस चीज का कहीं पे कोई दो राह नहीं है। और शानदार परफॉर्मेंस मैं बोलूंगा यार न्यूजीलैंड की तरफ से भी। तीनों ही डिपार्टमेंट्स में उन्होंने इंडिया को पछाड़ा। और बट जो अब आ जाती है बात मैच की, तो बात हमने कर ली। न्यूजीलैंड की तरफ से रचिन रविंद्र, व्हाट अ प्लेयर ही इज। और मतलब एक अच्छा प्लेयर मिला, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इंडिया को तंग करने वाले हो आगे आने वाले मैचेस में भी, जिस तरह से वो स्पिन खेल रहे हैं, अटैकिंग अप्रोच के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। सो वहाँ पे एक वो अच्छा एक काम प्लेयर मिला है न्यूजीलैंड को, जिस तरह से वो खेलते हैं पिच पे जाके ड्रेसिंग रूम वाले भी रिलैक्स कर सकते हैं। वो विलियमसन वाली सी ही ऑलमोस्ट फीलिंग आती है कि कंट्रोल में खेल रहा है बंदा, ऐसा लगता है। सो न्यूजीलैंड के लिए ये मैच अच्छा रहा, और उनको कॉन्फिडेंस मिला इस टेस्ट मैच में। अब उनको लग रहा है कि यार दो टेस्ट मैच है, दो में से अगर हम एक भी जीत जाते हैं तो ये हिस्टोरिकल चीज हो सकती है, जो आज तक किसी ने पिछले 12 साल में यहाँ पे आके नहीं की है इंडिया के अगेंस्ट। तो ऑलमोस्ट एक डेकेड से भी ज्यादा हो गया। वो चीज हो सकता है न्यूजीलैंड कर सकती है, उनके दिमाग में है। चाहे कैसा भी पिच हो, उनको 1 या 2 दिन और उनके हक में चाहिए अब बचे दो टेस्ट मैचेस में। तो वो यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है। ये तो हो गई न्यूजीलैंड की बात। अब आ जाती है इंडिया की बात। और सरफराज खान जिस हिसाब से उन्होंने करेक्टर शो किया है, और जो पारी उन्होंने खेली है, 150 रन, गलत शॉट मार के आउट हुए। मुझे लग रहा था कि वहां से कंटिन्यू करते तो 200 250 300 भी बना सकते थे वो, बिल्कुल जिस हिसाब से खेल रहे थे उन्होंने यार, मतलब खेल सा बना दिया था। खास करके विलियम और उर्के का, तो बाकी लोगों के तो मतलब समझ ही नहीं आ रहे थे, और उन्होंने खेल बना दिया और उनके परकच्चे परकच्चे उड़ा दिए बिल्कुल। जो आप बोलोगे और उर्के के रैम्प शॉट, लेट कट, जिस तरह से बिसाइड द लाइन जाके उन्होंने खेला है फास्ट बॉलिंग को न्यूजीलैंड की, कोई ज्यादा आंसर्स थे नहीं न्यूजीलैंड बॉलिंग लाइनअप के पास, चाहे वो स्पिन हो जाए चाहे वो फास्ट बॉलिंग हो जाए उनकी। सो एक स्पेशल प्लेयर है, और एक यादगार पारी रहेगी उनकी तरफ से। चाहे मैच हमने हारा हो, बट जो फाइट बैक हम कर पाए, जो लड़ पाए हम 5वें दिन तक इस टेस्ट मैच में, वरना तीसरे दिन ही शायद ये मैच खत्म हो जाना था, वो सरफराज खान की वजह से हमने किया। और उनका साथ दिया। जो हमारे टेस्ट मैचेस में शायद पिछले 2-3 सालों की बात अगर करी जाए, तो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर रहे स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में, वो है ऋषभ पंत। मतलब एक पैर पे बंदा खेल रहा है, और बड़े शॉट्स लगाया जा रहा है स्पिनर्स के अगेंस्ट भी, फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट। और जो सऊदी को भी उन्होंने छक्का लगाया जो 90s में जाके 107 मीटर का ग्राउंड के बाहर भेज दी, जो कि एक और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं रीजन हो सकता है जो कोलैप्स आया इंडिया का। उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। बट यार शानदार पारी थी, 177 रन की दोनों के बीच में पार्टनरशिप हुई सरफराज और ऋषभ पंत के बीच में, जिससे ये डेफिसिट ऑलमोस्ट हम खत्म कर पाए, लीड ले पाए 106 रन की। वो इन दोनों की बदौलत ही था, वरना तो ये मैच फिर बहुत पहले ही जीत जाना था न्यूजीलैंड को चौथे दिन ही। सो इन दोनों की स्पेशल पारी रही। और सरफराज खान ने अभी
प्रेशर बना दिया है केएल राहुल पे। अब देखना पड़ेगा नेक्स्ट मैच में टीम सिलेक्शन क्या करता है। अगर स्पिनर की हिट में विकेट रहता है तो वहां पे भी सरफराज खान का फिर पलड़ा भारी रहेगा। और जो ये पारी खेल दी है उसके बाद टीम सिलेक्शन में बहुत सारी मुश्किलें होने वाली है, कैप्टन को भी और टीम मैनेजमेंट को भी, कि किसको बाहर रखा जाए। क्योंकि अभी तक तो इंडिया यही करता आया है कि जो भी फिट प्लेयर है वो अंदर आएगा, तो जो उसकी जगह आया था वो बाहर जाएगा। बट इस केस में गिल तो अंदर आ जाएंगे, बट केएल राहुल शायद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मुश्किल हो सकती है केएल राहुल के लिए। बट अगर जिस तरह से ये ट्रस्ट करती है टीम मैनेजमेंट, अपने प्लेयर्स को बैक करती है, हो सकता है केएल राहुल को एक चांस और मिल जाए। बट मुझे लग रहा है कि सरफराज खान ने जिस तरह से किया है यार, वो जिस तरह से परफॉर्म करते आ रहे हैं, जब भी अंदर आते हैं परफॉर्म करते हैं वो। सो मुझे लगता है नेक्स्ट मैच में उनको खेलना चाहिए। और आने वाले दोनों टेस्ट मैचेस पुणे और वानखेड़े मुंबई में है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही, पुणे में ज़्यादा विकेट टर्नर नहीं रही है, एक आधे मैचेस में यहाँ पे रैंक टर्नर भी बनी है, कम स्कोर्स पे टीमें आउट हुई है। वानखेड़े में तो हमें रैंक टर्नर मिलने वाला है, इतना तो मैं श्योर हूँ। और बट अगला मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इंडिया के लिए, और उसके बारे में आगे चल के डिटेल में हम बात करेंगे। बट यहाँ से इंडिया को, चाहे वो कैसे भी पिच बनाए, बट फास्ट बॉलर्स के लिए तो मदद नहीं होने वाली है। न्यूजीलैंड को मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ मिलेगा। एक ही चीज़ वो कर सकते हैं अभी कि ये इन दोनों बचे हुए टेस्ट मैच में, एक टेस्ट मैच शायद अगर उनको थोड़ा सा भी फ्लैट विकेट मिल जाए तो ड्रॉ वो करवा सकते हैं। बट उसमें भी बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, जिस तरह से न्यूजीलैंड स्पिनर्स को इंडियन स्पिनर्स ने फैटी लगाई है ना, वहां से बहुत मुश्किलें होने वाली है। शायद हमें एक 600 साढ़े 600 का स्कोर भी देखने को मिल जाए अगर थोड़ा सा भी फ्लैट विकेट मिल जाए। फिर वहां पे न्यूजीलैंड फंस सकता है। मेरा नहीं ख्याल वो कितना ही अच्छा स्पिन खेले, हर दिन इस तरह का नहीं जाने वाला रवि अश्विन और रवि जडेजा का। सो फंसने वाली है न्यूजीलैंड। ये तो होगी आने वाले दोनों मैचेस की। अब जो बात है जहाँ पे ऋषभ पंत ने सऊदी को वो छक्का लगाया था, उस पे हुआ क्या, वो जो बॉल थी, नई बॉल, वो ऑलमोस्ट 8-9 ओवर पुरानी हो गई थी। और जो बॉल बाहर गई ना, वो बॉल बिल्कुल गायब ही हो गई, क्योंकि स्टेडियम के बाहर ही भेज दी थी। वो 107 मीटर का इतना लंबा वो छक्का था। सबके मुंह ऐसे हो रखे थे कि यार ये क्या शॉट खेला है नई बॉल पे, एक घुटना टेक के। और सऊदी के मतलब कुछ समझा ही नहीं कि फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है या स्पिनर की तरह ट्रीट किया उसको। उसके बाद अंपायर्स बॉल चेंज करते हैं और दूसरी बॉल लेके आते हैं, और उसमें मुझे लगता है कि वो शाइन थोड़ी सी और अच्छी होगी। क्योंकि होता यही है, आप मतलब सिमिलर बॉल रखने का ट्राई करते हो, थोड़ी सी पुरानी, उतनी ही नई, जो जैसी बॉल थी सिमिलर उसी तरह की रखना चाहते हो, बट ऐसा हो नहीं पाता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ वही फैक्टर रहा होगा कि वन ऑफ देम हो सकता है कि बहुत सारे फैक्टर्स में से एक फैक्टर ये भी हो कि उससे पहले, क्योंकि जो डिग्री ऑफ मूवमेंट जो आ रहा था, सी मूवमेंट, वो उसमें ड्रास्टिक डिफरेंस था, बहुत ड्रास्टिक चेंज था उसमें, जो अभी मेरे पास है नहीं, वो जो देख रहा था मैं। मतलब जो जिस बॉल से छक्का मारा था ऋषभ पंत ने, उससे पहले जो 8 ओवर्स पड़े, तो उसमें अगर इतना, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ, अगर इतना बॉल स्विंग और स्विंग हो रहा था, तो जो नया दूसरा बॉल आया चेंज होके, तो वो ऑलमोस्ट जो डिफरेंस था वो मोर देन डबल था, या एटलीस्ट डबल जो डिफरेंस था सी मूवमेंट का। और वो, तो वो वाली चीज फैक्टर हो सकता है अगर आप देखो तो। पर उसके अलावा मैं यहाँ पे साफ तौर से बोलना चाहूंगा यार, ऋषभ पंत का भी शॉट गलत था, सरफराज का शॉट गलत था, रविंद्र जडेजा का शॉट गलत था। सिर्फ आर अश्विन को एक अच्छा बॉल पड़ा, नीचे रहा, क्रैक पे पड़ा, तेज आ गया एकदम से और नीचे रह गया। वहां पे भी अंपायर कॉल पे शायद से अंपायर उनकी फेवर में जा सकते थे, पर ठीक है। उसके अलावा सारे बैटर्स ने गलत शॉट मारे हैं, चाहे वो केएल राहुल ने बॉल ढंग से वो छोड़ नहीं पाए, रविंद्र जडेजा का गलत शॉट, सरफराज, ऋषभ पंत ने अंदर आती हुई गेंद बॉडी के बिल्कुल पास, वहां पे वो कट मारने चले गए। सो यहाँ पे हम ब्लेम, जिसको ज्यादा अगर ब्लेम करना है तो बैटर्स को खुद को करना होगा। गलत शॉट मार के हम खुद आउट हुए, एक्सेप्ट विराट एंड रोहित, और यू कैन से अश्विन, इन तीन को छोड़ दिया जाए, बाकी सब बैटर्स। पहली पारी में भी हमने मोर देन 5-6 बैटर्स ने गलत शॉट्स मारे, सेकेंड इनिंग में भी ऑलमोस्ट यही केस था। और आने वाले मैचेस में हमें ये ठीक करना पड़ेगा, आने वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी ये ठीक करना पड़ेगा कि विकेट सब हमारे गिरे तो गुच्छे में ना गिरे, ये मेक श्योर हमें करना होगा। अदरवाइज फिर आप मैच नहीं जीत पाओगे, स्पेशली टेस्ट मैच। और क्योंकि फिर आप इतना पीछे हो जाते हो कि यार फिर वो रिकवरी
आप देखो इतनी बड़ी-बड़ी 2-3 पार्टनरशिप लगा दी हमने, फिर भी वो रिकवरी नहीं हुई। क्योंकि आप मैच में पहले ही इतना पीछे चले गए और फिर जब थोड़ी बहुत रिकवरी हुई, फिर आपने हथियार जो बिल्कुल ही डाल दिए, गलत डिसीजन मेकिंग, गलत शॉट्स मेकिंग। सो उम्मीद है, बट इसके अलावा अगर बात की जाए तो मैं पर्सनली खुश खुश हूँ कि किसी टीम ने इंडिया को चैलेंज किया और नीचे लगाया, और उनको अब अपनी जो कमियां हैं वो नजर आएंगी कि यार हमें यहाँ पे काम करना है, ऐसे स्ट्रेटजी हमें इस तरह की होनी चाहिए। आने वाले दोनों मैचेस में किस तरह की हम पिचेज रख सकते हैं कि न्यूजीलैंड के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो गेम से बिल्कुल ही बाहर हो जाए, फिर उनको आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा न्यूजीलैंड को कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि स्पिनर्स मुझे लगता है, हाँ, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड आप फ्रैंक टर्नर बनाओगे तो वो आपको तंग कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास नेथन लियोन है, इंग्लैंड के पास बशीर और जैक लीच है। बट यहाँ पे मुझे ऐसा कोई बॉलर नजर नहीं आता जो कि आपको तंग कर सकता है, आपको 70 80 100 125 पे ऑल आउट कर सकता है। अगर रैंक टर्नर बनेगा 200 250 300 रन भी इंडिया बनाएगा, वो मोर देन इनफ है। फिर वहां पे न्यूजीलैंड, लास्ट टाइम जब न्यूजीलैंड आया था जिसमें अजाज पटेल ने विकेट लिए थे 10, आई थिंक वो वानखेड़े में हुआ था, वहां पे न्यूजीलैंड अराउंड 60 70 ऑल आउट हुआ था एक पारी में। तो ऐसा ही कुछ अभी आने वाले दोनों पारियों में, दोनों टेस्ट मैचेस में मिलने वाला है न्यूजीलैंड को। 99% तो उम्मीद यही है। बाकी हो सकता है थोड़ा फ्लैट विकेट भी मिल जाए, बट इतना फ्लैट नहीं मिलेगा कि न्यूजीलैंड वहां पे स्पिनर्स के अगेंस्ट आराम से खेल पाए। सो अभी के लिए इतना ही है, और कॉन्फिडेंस रखिए, पेशेंस रखिए। अभी नहीं जीता इंडिया, अगले हफ्ते जीत जाएगा, उससे अगले हफ्ते जीत जाएगा, बट ये सीरीज जीतने वाला है। कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है, एक आधा मैच ऊपर नीचे हो जाता है। एक सेशन ही हमारा खराब गया था, और कल थोड़ी सी हमने गलत बैटिंग की, कंडीशंस भी फेवर कर रही थी न्यूजीलैंड बॉलर्स को, और जो छोटे छोटे सिनारियोज बने वो उनके हक में ज्यादा चले गए, हमारे हक में नहीं गए। यही टेस्ट मैच है, छोटे छोटे आपको जो फेजीज है उनको जीतना होता है। वो न्यूजीलैंड ने जाता ज्यादा जीते, हम ज्यादा कुछ जो वाइटल मूवमेंट्स थे वो अपने नाम कर नहीं पाए। सो वहाँ पे न्यूजीलैंड थोड़ा लकी रहा, और 99% उन्होंने 1 2% लक आप बोल सकते हो, बट बाकी उन्होंने गेम अच्छा खेला। तीनों ही डिपार्टमेंट्स में वो हमसे बेटर थे, ये मानना होगा हमें। और उन्होंने जो है वो डिजर्व करते थे, ये भी बात मानने वाली है। अब दूसरी चीज जो मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि दिस इंडियन टीम, वी कैन नॉट डिस्क्राइब दिस टीम बाय 36 ऑल आउट और 46 ऑल आउट। इट डजेंट मैटर, एक या दो सेशन किसी भी टीम के खराब जा सकते हैं, खास तौर से जब कंडीशंस ऐसी आ जाए जहां पे बल्ला ही ना लगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पहले आप बिलीव नहीं करते, आज आप सुबह का सेशन देख लीजिए, जो न्यूजीलैंड की हालत थी, वो भी तब जब धूप निकली हुई थी। और वही सेम आप देख लीजिए, उसी में ऐड कर दीजिए ओवरकास्ट कंडीशन, धूप नहीं निकली हुई है, बादल छाए हुए हैं, और हल्की हल्की ड्रिजल भी हो रही है। उसके बाद फिर आपको सरवाइव करना है वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक पेस की अगर बात की जाए, जो कि स्विंग सीम कंडीशंस में बहुत खतरनाक है। तो वो सारी चीजें जब आपके अगेंस्ट चले जाए तो एक आधा सेशन किसी का भी खराब हो सकता है। सो वी फुली ट्रस्ट आवर टीम, इन आवर टीम, और अच्छा करेंगे अगले आने वाले दोनों टेस्ट मैचेस में, ऐसा हमारा मानना है। जैसा हमने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट किया, उससे पहले भी इंग्लैंड के अगेंस्ट किया, ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट किया, वो ज़्यादा बड़ा टास्क था। यहाँ पे फिर भी कंडीशंस हमारे मतलब की है, चीज़ें हम अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। सो इंटरेस्टिंग रहेगी अब ये सीरीज, क्योंकि यहीं से अगर इंडिया जीत जाता या कैसे भी करके टेस्ट मैच, तो आप ये भी बोल सकते थे यार कि न्यूजीलैंड यहाँ पे भी नहीं जीत पाया, तो फिर कहाँ पे जीत पाएगा, फिर तो कोई चांस ही नहीं है। बट अब ये हो गया है, अब इंडिया को मिलेगी थोड़ी सी टक्कर, चैलेंज, और अब आएगा मजा, क्योंकि आने वाले दोनों ही टेस्ट मैच इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि सीरीज जीवित रहेगी चाहे अगला टेस्ट मैच अगर इंडिया हार जाएगा फिर तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। इसका चांस 0.001% ही है। जितना इंडिया का इस टेस्ट मैच का जीतने का था, उतना ही अगला दोनों टेस्ट मैच में से कोई भी न्यूजीलैंड के जीतने का है, ये मैं आपको अभी से बोल देता हूँ। तो बट जो है कि अगला टेस्ट मैच भी इंडिया जीत जाएगा तो तीसरे टेस्ट मैच में फिर भी ये सीरीज बनी रहेगी, और इंटरेस्ट बना रहेगा। और जो टेस्ट क्रिकेट है
वो बेस्ट है, ये एक बार फिर से इस टेस्ट मैच ने बता दिया है। सो अभी के लिए इतना ही है, बाय बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक्स अ लॉट।